हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 दिसंबर 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 2 दिसंबर 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इसी तरह से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि करंट अफेयर जो है वो अपलोड हो चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन है, कौन सी सिटी जो है वो वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट सिटी का जो है वो रैंक हासिल किया उन्होंने? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो वो निकाला है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, कि सबसे महंगा शहर जो है वो कौन सा है। सबसे महंगा शहर जो वो दोस्तों आया है टेल अवीव। तो याद रखना है, टेल अवीव जो कि इसराइल के अंदर है। तो आप कह सकते हो कि ये सबसे महंगा शहर के तौर पे जाना गया है। मतलब आप कह सकते हो टेल अवीव जो है वो पिछली बार 5वीं पोजीशन पे थे, लेकिन अब टॉप पोजीशन पे आ चुका है। इसके पीछे कारण है कि जो प्राइजेस बढ़े हैं ग्रॉसरी के, आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट के, कोविड-19 के कारण जो है, और उनकी करेंसी भी जो है वो महंगी हो गई है। इजरायली शिकल जो है वो काफ़ी, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है US डॉलर के मुकाबले, जिसके कारण जो है वो महंगा शहर के तौर पे जाने लगा है। और दूसरे स्थान पे पेरिस और सिंगापुर दोनों इकट्ठे हैं, मतलब पेरिस और सिंगापुर दोनों दूसरे स्थान पे है। तीसरे पे कोई कंट्री नहीं है दोस्तों, इस बात को याद रखोगे। और चौथे स्थान पे आपके पास आपको मिलेगा ज्यूरिच। ज्यूरिच जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये भी आपने याद रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तेल अवीव जो कि इसराइल के अंदर है, इज वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी एंड वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। और ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको पब्लिश किया है। लेकिन आप ये भी याद रखोगे, सीरिया की डमेस्कस जो शहर है वो वर्ल्ड का सबसे सस्ता शहर जो है वो माना गया है, ये भी आप याद रखोगे। और एक बात और बता दूं आपको कि पहली दूसरी पोजीशन आप देख रहे हो, चौथी ज्यूरिच देख रहे हो, 5वीं हांगकांग। हांगकांग के बारे में खास बता दूं कि मोस्ट एक्सपेंसिव पेट्रोल प्राइस, मतलब सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा हांगकांग के अंदर। $2.45 जो है वो ये रेट है पर लीटर के हिसाब से हांगकांग में मिलता है। तो एक मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको यहाँ से पता लग गया। और आप ये भी याद रख सकते हो कि ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स जो है वो लाइक 173 173 शहरों को रैंक करता है, जो कि पूरे शहरों के अंदर देखता है कि कौन सी चीज़ किस रेट पे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। और ये साल में 2 बार जो है वो कंडक्ट किया जाता है, हर साल में 2 बार जो है वो कंडक्ट किया जाता है।
और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो याद रखोगे सबसे सस्ता शहर डमेस्कस है और सबसे महंगा शहर जो है वो टेल अवीव है इसराइल के अंदर। अगला क्वेश्चन आते हैं, मेरियम वेबस्टर जो कि एक डिक्शनरी है बहुत ही फेमस, उन्होंने अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 किसको डिक्लेयर किया है? तो जो वर्ड डिक्लेयर किया उन्होंने डिक्लेयर किया दोस्तों वैक्सीन। याद रखना अपने सी जो है वो आंसर होगा, क्योंकि जो एनएफटी आप देख रहे हो नॉन फंजिबल टोकन, ये कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड है। याद रखोगे किसका वर्ड है, कॉलिंस डिक्शनरी का। और अगर मैं बात करूंगा वैक्स वर्ड की जो वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया, ये ऑक्सफोर्ड की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। और वैक्सीन वर्ड जो है वो मैरियम वेबस्टर की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। और उनका अगर माने हम डाटा तो वो कहते हैं कि वैक्सीन वर्ड जो है वो 601% जो है वो ज़्यादा सर्च किया गया है अगर हम 2020 के मुकाबले कंपेयर करें। अगर 2019 के मुकाबले 2019 के मुकाबले कंपेयर करें तो 1048% जो है वो इतना इसका सर्च जो है वो हमारी डिक्शनरी के ऊपर बढ़ गया है। लोगों ने इस वर्ड को सर्च किया है हमारी डिक्शनरी के ऊपर। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैक्सीन या वैक्सीनेशन वर्ड जो है ये जो गाय के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन होती है उससे ये वर्ड ड्राइव किया गया है। और ये वर्ड एडवर्ड जेनर ने जो है वो ड्राइव किया। हमने बहुत पहले इसको डिस्कस किया था लेकिन फिर से बता देता हूँ, एडवर्ड जेनर ने इस वैक्सीन वर्ड को जो है वो बनाया था, इस वैक्सीन वर्ड की शुरुआत की थी। और ये एक लैटिन वर्ड से जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। लैटिन वर्ड था वैका। वैका का मतलब होता है काउ। तो ये काउ की वैक्सीनेशन, उसके टीकाकरण से ये शुरुआत हुई थी। तो ये वैक्सीनेशन वर्ड या वैक्सीन वर्ड जो है वो हमारे सामने आया है। तो कॉलिंस वर्ड का 2021 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो एनएफटी है, नॉन फंजिबल टोकन। और एक वैक्स वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है और वैक्सीन वर्ड जो है वो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का है। और उन्होंने अपने डाटा के अंदर ये देखा कि सबसे ज़्यादा वर्ड जो है वो कौन सा देखा गया पिछले 12 महीनों के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये निकाला गया है। और पेंडेमिक वर्ड जो है वो उनका 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर था। तो आपको 2021 का पूछेंगे, 2020 के पूछने के चांसेस जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं, बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को और सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी। और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या है, हु वाज अवॉर्डेड फॉर द 7th डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2017-19? तो आपने याद रखना है 2017 और 19 के टाइम पीरियड पे जिसने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छा रिसर्च वर्क किया होगा उनको ये अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है एम.एस. स्वामीनाथन किससे रिलेटेड है, एक तरह का एग्रीकल्चर अवार्ड है। और ये 7th टाइम ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। और ये अवार्ड किसको मिला है, वी प्रवीण राव को मिल रहा है, जो कि एक तेलंगाना एग्रीकल्चर स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। ये भी बात आप याद रखोगे। तो आप देख सकते हो वाइस चांसलर प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो हैं वो जीत चुके हैं स्वामीनाथन अवार्ड। ये बात आपने याद रखनी है। और ये अवार्ड मिला है वी प्रवीण राव को और यूनिवर्सिटी का नाम है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये पूरा नाम है। और ये अवार्ड दोस्तों 2 सालों में एक बार दिया जाता है, ये याद रखना है। किसकी तरफ से दिया जाता है, ये रिटायर्ड ICAR एम्प्लॉयज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, जिसको कहते हैं ICAR रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। तो उनकी तरफ से ये दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का कैश प्राइज जो है वो दिया जाता है। ये अवार्ड इनको मिला है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च, टीचिंग, एक्सटेंशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो दिया गया है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। खास करके आप कह सकते हो कि ये अवार्ड जो है वो 2004 में जो है वो लॉन्च किया गया था, मतलब इसको देना स्टार्ट किया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन जो कि हमारे इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के, हरित क्रांति के फादर माने जाते हैं, जो कि 1966 के पास जो है वो स्टार्ट की गई थी। और ये अवार्ड जो है वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च या उसकी डेवलपमेंट की कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। और खास करके फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए जो काम करता है उसको दिया जाता है। और ये अवार्ड सबके लिए ओपन है, चाहे वो किसी भी कंट्री का बंदा हो तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन अभी इस बार जो है वो मिला है वी प्रवीण राव को, जो कि तेलंगाना एग्रीकल्चर स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से बैंक ने इंडिया का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? और ये स्टैंड अलोन फर्स्ट मेटल डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक फर्स्ट बैंक है, उन्होंने जो है वो एक मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो है फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट। याद रखोगे, फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट, फर्स्ट से ही याद आ जाएगा, ये IDFC फर्स्ट है। और किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, वीज़ा के साथ इसको मिलकर जो है वो लॉन्च किया गया है।
और ये जो है वो हाइब्रिड मेटल से बनाया गया, ब्लैक कलर का, इसलिए इसको ब्लैक कार्ड भी कहा गया है। और सिल्वर के साथ जो है वो इसमें प्रिंटिंग जो है वो की गई है, आप देख सकते हो सिल्वर के साथ जो है वो प्रिंटिंग की गई है। आईडीएफसी फर्स्ट का लोगो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन दी जाएंगी, बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी, लाइफस्टाइल और वेलनेस बेनिफिट दिए जाएंगे। जो भी डेबिट कार्ड में आजकल सारी चीज़ें मिलती हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिले जाएंगे। तो सिर्फ स्लाइड से ही क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में याद रखें, ये आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक के मर्जर से बना था, जो कि 2018 में बनाया गया था। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथन। कौन है? वी वैद्यनाथन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, ताकि कस्टमर्स को जो है वो अपने बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पे मिल सके। नेक्स्ट, हु इज रोप्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर 50th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश बने को 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो अपनी वो गोल्डन जुबली जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? दोस्तों याद रखना, एक तो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, एक ब्रांड एडवाइजर बनाए गए हैं। तो एग्जामिनर आपको यहाँ से कंफ्यूज कर सकता है। जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो संजय दत्त बने हैं। आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर जो है वो यहाँ पे बनाया गया। लेकिन ब्रांड एडवाइजर जो है वो राहुल मित्रा को बनाया गया है, याद रखना है, जो कि एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं और साथ में आप कह सकते हो कि एक ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं। वो बताएंगे कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश की ब्रांडिंग जो है वो यहाँ पे करनी है। और संजय दत्त जो है वो एक मीडिया कैंपेन लॉन्च करेंगे, जो कि 1 महीना तक सेलिब्रेशन चलेंगी अरुणाचल प्रदेश के गठन की। और ये 1 महीने की सेलिब्रेशन जो है वो 0 जगह से स्टार्ट होगी। ZIRO, ये एक अरुणाचल प्रदेश में जगह है। और ये 20 जनवरी को स्टार्ट होगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है अपना नाम और यूनियन टेरिटरी हासिल की थी 1972 में। तो 2022 में इसके 50 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे। और 0 आप कह सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में, जिसका नाम है सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे है, जो कि पहली उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आती है। जब स्टेट बनी थी तब ये पहली डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई थी, जो कि नदियों के नाम से बनाई गई थी। जैसे कि आप कह सकते हो कामेंग नदी है, एक सुबनसिरी नदी है, बहुत ही फेमस नदी है। आप कह सकते हो सियांग है, और लोहित रिवर है, लोहित है, तिराप है। ये सारी की सारी आप किसी ना किसी तरह से कह सकते हो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। क्योंकि ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर असम में जाती है, असम के बाद ये सीधा बांग्लादेश में चली जाती है। मतलब इंडिया में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और असम में ही गिरती है। और अरुणाचल प्रदेश को 50 साल पूरे हो चुके हैं। 1972 में अरुणाचल प्रदेश बनाया गया था। और एक बात और याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, कि इनके चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी हैं, पेमा खांडू जी। और इनके गवर्नर जो हैं वो बीडी मिश्रा जी हैं, बीडी मिश्रा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, बायोग्राफी एक लिखी गई है जिसका नाम है नारोजी। नारोजी की मतलब मैं बात कर रहा हूँ दादा भाई नारोजी की। पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये बुक किसने लिखी है? क्योंकि इस बुक को रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है, बहुत ही फेमस, और उस अवार्ड का नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन। और ये बुक लिखी है दिन्यार पटेल ने। तो आंसर जो है वो यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। तो आप देख सकते हो एक बुक लिखी गई जिसका नाम है नारोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नारोजी की फोटो देख सकते हो, दादा भाई नारोजी की। और ये दिन्यार पटेल जी की फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये अवार्ड है 4th कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और दादा भाई नारोजी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रखते हैं अपनी, क्योंकि इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत बड़ा रोल है। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इवन ये ऐसे पहले इंडियन हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सेलेक्ट होते हैं। पहले इंडियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेलेक्ट होते हैं 1892 में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, मतलब लोकसभा में जो है वहाँ की ब्रिटेन की सेलेक्ट होते हैं। फर्स्ट एशियन भी हैं ये भी याद रख सकते हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 1886 में दूसरे सेशन में, 1893 में फिर बने, फिर 1906 में। और 1906 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सेशन के अंदर उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की थी? स्वराज की। स्वराज का मतलब क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें सरकार बनाने की परमिशन दो, राजा रानी आपका रहेगा।
लेकिन इसी के साथ उन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई। एक तो इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार स्टेट पीएससी में पूछा जा चुका है। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसमें इंडिया के जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, सोशल सब्जेक्ट्स हैं, लिटरेरी सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको हर एग्जाम में मिल जाता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी इन्होंने बनाई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन के अंदर बनाई थी ये 1867 में। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि जो इंडिया का व्यू पॉइंट है ब्रिटिश पब्लिक के अंदर, उसको जगाना है कि कैसे ब्रिटेन जो है वो इंडिया के अंदर हमें तंग कर रहा है। इनकी दो बुक्स बहुत फेमस हैं। एक तो है पॉवर्टी ऑफ इंडिया, गरीबी इंडिया के अंदर, उसमें बताया गया है कि किस तरह से ब्रिटिशर ने हमें तंग किया। और एक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत फेमस बुक है दोस्तों, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्यों बहुत फेमस है? क्योंकि इसी बुक के अंदर इन्होंने बताया था ड्रेन वेल्थ थ्योरी, कि कैसे ब्रिटिशर इंडिया का पैसा जो है वो बाहर लेके जा रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनके बारे में ये बुक लिखी गई है। बुक का नाम है नारोजी, दादा भाई नारोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये बुक लिखी है दीनदयाल पटेल ने, तो इनको एक अवार्ड मिला है, 4th कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक अवार्ड। और ये अवार्ड जो है वो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने स्टार्ट किया था, जो कि एक खुद फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत बड़ा इनका योगदान है, वुमेन को जगाती रही हैं फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। और ये अवार्ड जो है वो नॉन फिक्शन कैटेगरी में दिया जाता है और लिटरेचर के अंदर दिया जाता है, खास करके जो आजकल का इंडिया है या पुराने इंडिया के अंदर जिन्होंने स्ट्रगल किया उसके बारे में अगर आप लिखते हो तो ये अवार्ड दिया जाता है। 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं और इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी, इसलिए ये 4th कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू फाउंडेशन अवार्ड है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द सॉल्ट सिस्टम, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है किसी स्टेट के साथ, ताकि एक सेंटर ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे। सेंटर ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कौन सी स्टेट के अंदर बनाएंगे दोस्तों? ये बनाएंगे तमिलनाडु के अंदर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। तो तमिलनाडु सेंटर ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाएगा। ये टाई अप जो है वो टिडको के साथ हुआ है। टिडको का मतलब है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये चेन्नई के अंदर बनाया जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, या आप कह सकते हो ये सेंटर ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो है ये इंडिया को एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। ये एक नया इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा जिसमें इंजीनियरिंग की नई टेक्नोलॉजी होगी, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो भी हमारे लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, उनको जो है वो सहायता प्रदान करेगा। और एक 3D लैब या एक 3D इनोवेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है, क्योंकि द सॉल्ट सिस्टम जो है वो एक 3D एक्सपीरियंस लैब का निर्माण करने जा रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी के प्रति नए प्रोडक्ट, नए बिजनेस मॉडल की शुरुआत करेगा। और इन लैब्स की सहायता लेके जो एमएसएमईज हैं, जो या स्टूडेंट्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इसकी हेल्प लेके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। यही है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जो द सॉल्ट सिस्टम फ्रांस की हेल्प से जो है वो तमिलनाडु के अंदर बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे पास एम.के. स्टालिन, और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि, जो कि पहले कहाँ के गवर्नर थे? नागालैंड के गवर्नर थे, लेकिन नागालैंड के आजकल हैं जगदीश मुखी जी, और आर.एन. रवि जो हैं वो तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट आते हैं 9th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ओनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है, कहाँ पे हुआ? तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ होगा। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों आपको पता है कितनी स्टेट्स हैं? टोटल 8 हैं, जिसको हम हमेशा करते हैं MQA²NTS। MQ का मतलब है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। ए का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, असम। एन का मतलब है नागालैंड, टी का मतलब है त्रिपुरा, एस का मतलब है सिक्किम। तो इन 8 स्टेट्स में से किसी ना किसी जगह पे हुआ होगा, और ये जगह है कोहिमा, जो कि कहाँ पे है? नागालैंड के अंदर। सारे बच्चों को पता होगा, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए होगा। तो आप देख सकते हो ये टूरिज्म पोटेंशियल जो कि नॉर्थ ईस्टर्न का, उसको डेवलप करने के लिए है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न टूरिज्म बढ़ सके। और इसमें एक ही बात के ऊपर ध्यान दिया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और खास करके स्टूडेंट्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है इसके अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म प्रमोट हो सके। और ये 9th एडिशन है दोस्तों, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये कहाँ पे हो रहा है? नागालैंड के अंदर हो रहा है, पहली बार नागालैंड के अंदर हो रहा है। और ये सबसे बड़ा ट्रैवल और टूर नेटवर्किंग इवेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, और इसमें सरकार जो है वो अलग अलग टाई अप भी कर रही है ताकि नॉर्थ ईस्टर्न टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। जैसे कि एक प्रोग्राम सरकार का है स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन, जिसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट जगहों के दर्शन करवाए जाते हैं। एक है प्रसाद, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी जगहों को डेवलप किया जा रहा है, और स्वदेश दर्शन के थ्रू 16 प्रोजेक्ट्स को
पास भी किया गया है नॉर्थ ईस्ट के, ताकि वहाँ पे टूरिज्म जो है वो डेवलप हो सके। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो कि अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, अभी तक बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते इस बारे में, तो उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और नागालैंड के गवर्नर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जगदीश मुखी जी एडिशनल चार्ज हैं, अदरवाइज ये असम के गवर्नर हैं। और इनके चीफ मिनिस्टर हैं नीफ्यू रियो, याद रख सकते हो कौन है, नीफ्यू रियो। और यहाँ पे आपने एक फेस्टिवल याद रखना है दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत फेमस नागालैंड का। और एक याद रख सकते हो तुलुनी फेस्टिवल, तुलुनी फेस्टिवल, ये भी बहुत फेमस है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो इसमें साथ निभाएगी। तो यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के कौन है, जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, सिकंदराबाद, हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना मतलब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2021। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका मेन मकसद यही है कि HIV से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, कि इसको कैसे रोका जा सकता है, किस तरह से इससे बच सकते हैं, और इससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उससे किस तरह से बचा जा सकता है। पूरे ग्लोबल लेवल पे इसको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका जो इस बार का थीम है 2021 का, वो है एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो HIV एक ऐसा वायरस है जो बेसिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, और खास करके वाइट ब्लड सेल्स WBC के ऊपर अटैक करता है, जिसको हम CD4 सेल्स भी कहते हैं। तो इनके ऊपर अटैक करता है और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे करके आप डेथ की तरफ चले जाते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है, एंड इनक्वालिटीज एंड एड्स। और इसके लिए रेड रिबन आप यहाँ पे देख सकते हो, रेड रिबन का यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसके लिए अवेयरनेस और सपोर्ट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा बैंक है जिसने इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्री का पहला डिजिटल एंड पेपरलेस ट्रेड फाइनेंसिंग सोल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। आंसर इसका क्या होगा, डेवलपमेंटल बैंक ऑफ सिंगापुर, मतलब DBS बैंक जो है वो इसका आंसर होगा। तो क्या होगा कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेडिंग करनी है, चाहे वो गुड्स की ट्रेडिंग है चाहे सर्विसेज की ट्रेडिंग है, तो आपका एक बिल जनरेट होता है जिसको कहते हैं ई-वे बिल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो वो बैंक डिजिटली जो है वो वैलिडेट कर देगा, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो डिजिटल होगा। तो जो ई-वे बिल होगा बैंक डिजिटली वैलिडेट कर देगा, जो कि एक प्रूफ है कि आपकी गुड्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक गई हैं। मतलब जो भी आप ट्रेड करोगे वो पेपरलेस होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, डिजिटल होगा। और ये बैंक आपको सुविधा दे रहा है कि जो भी डिटेल है ये ई-वे बिल की, आप ऑनलाइन ही शेयर कर सकते हो। जो उनका प्लेटफॉर्म है आइडियल प्लेटफॉर्म, ये आइडियल प्लेटफॉर्म जो है वो दोस्तों DBS बैंक का है। और इसके अंदर जो है वो ये कंपनीज को कहता है कि आप जो है वो अपनी जितनी भी डिजिटल बैंकिंग है वो ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकते हो, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो आइडियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैक कर सकते हो। इवन कस्टमर का जो डाटा है वो गवर्नमेंट जो है वो भी ई-वे बिल के थ्रू जो है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको कोई अलग से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही जो है वो गवर्नमेंट का जो ई-वे बिल पोर्टल है वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क जो आपका GSTN नेटवर्क है उसके थ्रू अपलोड हो जाना है, और वहीं पे ऑथेंटिकेशन हो जानी है कस्टमर के द्वारा। तो याद रखना है, जितना भी ट्रेड फाइनेंसिंग होगी वो पेपरलेस और डिजिटल मोड पे कर सकते हो अगर आप DBS बैंक से जुड़े हुए हो। और DBS बैंक बहुत ही आप कह सकते हो कि बड़ा बैंक है। फाइनेंशियल सर्विसेज इनकी पूरे एशिया में है, ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज़ में ये इस्टेब्लिश्ड है। और हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में, मैं नाम पहले बता चुका हूँ, डेवलपमेंटल बैंक ऑफ सिंगापुर। इसके CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो पीयूष गुप्ता हैं, पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गुवी। तो एक नाम आपके पास आ चुका है, गुवी ने एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उसका नाम बताना है। लेकिन सबसे पहले जब हमें गुवी नहीं पता तो हम ब्रांड एम्बेसडर नहीं याद रख पाएंगे। तो अपने याद रखना है, गुवी जो है वो IIT मद्रास की तरफ से एक स्टार्टअप स्टार्ट किया गया था। अब देखो IIT मद्रास मतलब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, तो उन्होंने अगर इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया तो इसकी एक खास जो चेतना होगी वो किससे रिलेटेड होगी, एजुकेशन से रिलेटेड। मतलब इसमें एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन खास बात क्या है कि वो आपको अपनी लैंग्वेज में बताया जाएगा। मतलब आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी में है, चाहे तेलुगु में है, चाहे तमिल में है, असमीज में है, तो आपकी जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेज हैं उसमें ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और ये है गुवी प्लेटफॉर्म, और इसको प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर इन द वुमेन कैटेगरी, ये है स्मृति मंदाना। तो आप स्मृति मंदाना का नाम यहाँ पे देख सकते हो, फोटो देख सकते हो, ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है गुवी की। तो गुवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्मृति मंदाना जो है वो गुवी का एक फेस रहेंगी, और साथ में बताएंगे कि ऑनलाइन कैंपेन करेंगे कि गुवी किस तरह से आपकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को बढ़ा सकता है, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स प्रदान कर सकता है आपको अपनी ही लैंग्वेज में।
तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि उसमें समझना जो है वो आपको ईजी रहेगा, तो इसको याद रखना है, स्मृति मंदाना। नेक्स्ट, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एक एमओयू साइन किया है किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो ट्रेन और सपोर्ट प्रोवाइड कर सके एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ये प्रोवाइड किया जा सके। और ये स्टेट है हमारे पास मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा? ए होगा। मतलब आप कह सकते हो कि ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में टाई अप है, एक तो वॉलमार्ट, एक उसी की सब्सिडरी है फ्लिपकार्ट, और एक है एमएसएमई डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का, जो कि एमएसएमईज को हेल्प करेंगे कि आप डिजिटाइज हो जाएं, ऑनलाइन करें अपने बिजनेस को साथ में, और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ही सेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी बिजनेस वॉलमार्ट या फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ेंगे, अपने प्रोडक्ट वहाँ पे बेचेंगे, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हो प्रोडक्ट्स। इसका मतलब आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी इनकम बढ़ेगी। और इस प्रोग्राम के तहत वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ओनली मध्य प्रदेश के साथ नहीं, हरियाणा और तमिलनाडु के साथ भी इस तरह के टाई अप जो हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें वॉलमार्ट और जो फ्लिपकार्ट हैं वो साथ में एमएसएमईज को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, किस तरह से आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये मध्य प्रदेश की एमएसएमईज की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे पास शिवराज सिंह चौहान, और साथ ही साथ बात करोगे यहाँ पे गवर्नर छगन भाई मंगूभाई पटेल जी। और यहाँ पे बहुत से नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व हैं, जैसे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे सतपुरा टाइगर रिजर्व है बहुत ही फेमस, कान्हा टाइगर रिजर्व है बहुत फेमस, शिवपुरी नेशनल पार्क है यहाँ पे, शिवपुरी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, और भी बहुत हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया अगर आप देखोगे वो मध्य प्रदेश का है पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो भी मध्य प्रदेश में, 526 टाइगर जो है वो आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे है कर्नाटका, 524 टाइगर्स आपको कर्नाटका में मिलेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट को गोल्ड मेडल मिला है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में? जब भी इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो फोकस स्टेट आपने याद रखना है, एक आपने पार्टनर स्टेट याद रखना है, पार्टनर स्टेट। तीसरी चीज़ आपने याद रखनी होती है गोल्ड मेडल जिसको मिला है। गोल्ड मेडल जनरली दिया जाता है जो स्टेट अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को, अपने आर्ट को प्रदर्शित करती है बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जगह पे, अपनी स्टॉल पे, क्योंकि हर स्टेट की एक स्टॉल होती है, तो वहाँ पे उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। और ये स्टेट है बिहार, तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो बिहार ने बहुत ही अच्छे से अपनी स्टॉल पे अपने स्टेट के आर्ट और कल्चर के बारे में बताया, जिसमें आप कह सकते हो मधुबनी पेंटिंग्स बहुत ही फेमस, उसमें मंजूषा आर्ट्स बहुत फेमस, टेराकोटा टेराकोटा सील्स, लाल मिट्टी की बनी हुई हैंडलूम्स, हाथ से बुने हुए कुछ कपड़े की चीज़ें, वो सारी प्रदर्शित की हैं, जिसके कारण इनको ये गोल्ड मेडल दिया गया है। और आप कह सकते हो पिछले 7 सालों के अंदर 6 बार बिहार को यह अवार्ड मिल चुका है अपनी इस कला को प्रदर्शित करने के लिए, बहुत ही बड़ी बात है। और आप यहाँ पे देख सकते हो पीयूष गोयल जी ने इसको इनॉग्रेट किया, और ये कौन सा एडिशन है दोस्तों, याद रखना है, ये 40th एडिशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से नंबर का एडिशन है, 40th नंबर का। और बिहार को ये मेडल मिला है, 40th नंबर का एडिशन है। पार्टनर स्टेट बिहार है, याद रखना है, पार्टनर स्टेट बिहार है। और फोकस स्टेट 2 हैं दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश, एक झारखंड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट बनना है, वोकल फॉर लोकल की बात करनी है। इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। वोकल फॉर लोकल मतलब जो लोकल लोग हैं जो अपनी चीज़ें बनाते हैं हाथ से, उनको हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ देना है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है उसको खरीद सकें। इसलिए थीम क्या रखा गया है? आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत। बिहार की बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार जी, याद रख सकते हो, नीतीश कुमार। और साथ ही साथ याद रखो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको नेशनल पार्क मिलेगा, और वो कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे? वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तेलुगु लिरिसिस्ट हैं जिनका नाम है सिरी वेनेला। श्री वेनेला वैसे इसको इनका नाम नहीं है, इनको एक मूवी के बाद यह नाम दे दिया गया था, अदरवाइज इनका नाम क्या है? सीतारामा शास्त्री जी। इनका देहांत हो गया। बहुत ही फेमस जो है वो तेलुगु लिरिसिस्ट रहे हैं, लिखते थे तेलुगु लैंग्वेज में, और अलग अलग मूवीज़ में इन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। इन्होंने एक बहुत से गाने लिखे हैं, बहुत सी फिल्म्स लिखी हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1986 में एक मूवी थी श्री वेनेला, जो कि डायरेक्ट की थी के विश्वनाथ ने। और आप कह सकते हो कि उसका बहुत ज़्यादा काम जो है वो इन्होंने किया था, सीतारामा शास्त्री जी ने, जिसके बाद जो है वो ये बहुत फेमस हो गए थे, और इनको एक नाम दे दिया गया था सिरी वेनेला, सीतारामा शास्त्री। तो ये नाम आप जरूर याद रखोगे, तेलुगु लिरिसिस्ट हैं, ये याद रखोगे। और सिरी वेनेला का मतलब होता है मून लाइट, मून लाइट। और इनको नंदी अवार्ड मिल चुका है बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए, और इनको आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये अवार्ड जो है वो मिल चुका है, और एक बार नहीं बहुत बार ये अवार्ड मिल चुका है। इनको पद्म श्री भी मिल चुका है, पद्म श्री इनको 2019 में दिया गया। और अब कह सकते हो फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए, तेलुगु
इंडस्ट्री के अंदर, ये भी बहुत बड़ी बात है। नंदी अवार्ड जो है वो इनको बहुत बार मिल चुका है। और इनका पहला गाना था, फिल्म थी उसकी जननी जन्मभूमि, उसमें इन्होंने पहला गाना जो है वो लिखा था। तो मतलब बहुत फेमस रहे हैं, तो नाम जरूर याद रखोगे, सीतारमन शास्त्री या श्री वेनेला करके आपको पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश में। अगला आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें अपने वीडियो को लाइक करना है, पहले शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और इसमें पिक्चर से करोगे इस क्वेश्चन को। गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है ताकि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कोटा दिया गया था 10% का जनरल कोटे में से, तो उसको ध्यान से देखा जाए दोबारा से, उसकी क्या कंडीशंस है उसको देखा जाए। उसके लिए 3 मेंबर का एक पैनल बनाया है। तो अभी तक जो कंडीशन थी वो मेन थी 8 लाख रुपए अगर कोई फैमिली 1 साल के अंदर कमा रही है, जो उससे ज़्यादा कमा रही है, तो उनको ये ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं मिलेगा। तो उसको रिव्यू किया जाएगा कि उसकी क्या कंडीशंस आगे जाके रहेंगी और 10% कोटा क्या उनको मिलेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट जॉब्स में। और ये कमेटी ये भी देखेगी कि और किस तरह का क्राइटेरिया इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो बेसिकली 10% कोटा है विद इन जनरल कैटेगरी के अंदर, और किसी कैटेगरी के अंदर नहीं मिलेगा। और ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2019 में की गई थी उसके तहत दिया गया था। और बाकी कोटा जो चल रहा है वो सेम चलेगा, लाइक 15% शेड्यूल कास्ट को, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स को, और 27% जो मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग था वो था हमारे पास अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो ये इस तरह से मिलेगा, लेकिन ये 10% विद इन जनरल कैटेगरी दिया गया। और इस 3 मेंबर कमेटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से बनाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस आती है वीरेंद्र कुमार जी के पास, वीरेंद्र कुमार जी के पास, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तीकमगढ़, तीकमगढ़। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है हमारे पास 57th बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे मनाया गया 1 दिसंबर को। इसकी खासियत क्या है, क्योंकि 1 दिसंबर को जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो है वो शुरुआत की गई थी। मतलब आप कह सकते हो कि इसको बनाया गया था इस बॉडी को, और कौन से ईयर में बनाया गया था दोस्तों, इसको बनाया गया था 1965 के अंदर। कौन से ईयर में बनाया गया था, 1965 में। जब 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की शुरुआत की गई थी, तो इसका मेन मकसद था कि जो इंडिया की लैंड बॉर्डर है उसको जो है वो हमने बचा के रखना है, चाहे वो पीस टाइम में हो, चाहे मतलब उसकी रक्षा करनी है सिंपल वर्ड्स में। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं पंकज जी। कौन है, पंकज कुमार सिंह। याद रखना है कब इसकी शुरुआत की गई थी। ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तरफ से दी गई। उन्होंने बताया कि 2000 जो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर 22 चल रहा है उसमें एक्सपेक्टेड ग्लोबल ट्रेड जो है वो 23% बढ़ सकता है, मतलब 28 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है 2021 तक। तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, और इसके अंदर ये बताया गया है कि इतना ट्रेड जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज बढ़ चढ़कर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है Q3 के अंदर ट्रेड के अंदर, वो भी बहुत अच्छा खासा है और आगे से बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में। चाइना का कॉन्स्टेंट ही चल रहा है। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में याद रखोगे, ये बॉडी 1964 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में। गवर्नमेंट ने एक स्कीम को कंटिन्यू करने के बारे में कहा है, जिसका नाम है स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, 5 साल के लिए। और मतलब अब ये स्कीम जो है वो आप कह सकते हो 2025-26 तक चलेगी, और इसमें 970 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। इसका मेन मकसद यही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर बढ़ाना है, उसको प्रमोट करना है। वैसे ये स्कीम 2008 में शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इसको 5 साल और बढ़ा दिया गया है। और इसमें जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी है, और खास करके इस तरह के स्कीम्स को स्टार्ट करना है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोत्साहन मिले। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से चलाई जाते हैं, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल जी। आरबीआई ने 3 मेंबर कमेटी एक अपॉइंट की है, एडवाइजरी कमेटी है, जो कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं नागेश्वर राव वाई, उनको साथ में असिस्ट करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। हमने कल ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो देने वाला पड़ा हुआ है, जिसके कारण उनका जो आप कह सकते हो बोर्ड है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और उसको आरबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। और जिसको नागेश्वर राव वाई लीड करेंगे, और उनको आगे सहायता करने के लिए आरबीआई ने ये 3 मेंबर कमेटी बनाई है। और सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख सकते हो ये रिलायंस कैपिटल लिमिटेड अनिल धीरूभाई अंबानी का है। इंडिया की जीडीपी जो है वो 8.4% तक ग्रो करेगी Q2 में, फाइनेंशियल ईयर 22 में ग्रो की है। ये बेसिकली डाटा आ चुका है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से डाटा दिया गया है, जो कि सेम टाइम पीरियड पे फाइनेंशियल ईयर 21 में -7.4 थी, क्योंकि लॉकडाउन था यार, कोविड चल रहा था, तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन में थी। अभी पॉजिटिव में चल रही है 8.4%। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का एस्टिमेट जो है वो दिया गया है।
और इसमें साथ में ये भी बताया गया कि रिकवरी बहुत ही अच्छी हो रही है, हेल्दी रिकवरी है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इकॉनमी अनलॉकिंग की तरफ जा रही है। अब हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जा रहे हैं और वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हो रही है। और ये काम हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से, जो NSO ऑफिस आता है, और इसमें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है राव इंदरजीत जी को, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी गुरुग्राम है, हरियाणा। संजीव कौशल जी को नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया हरियाणा का। ये 35th चीफ सेक्रेटरी हैं। हरियाणा के स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपने। और पुराने आपको पता है चीफ सेक्रेटरी कौन थे? विजय वरदान थे, जो कि रिटायर हो चुके हैं और 1985 के IAS ऑफिसर हैं। और अब जो हैं वो बने हैं 1986 के IAS ऑफिसर संजीव कौशल जी। इनकी फैमिली से ऑलरेडी 2-3 बंदे जो हैं वो ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और रिटायर हो जाएंगे ये 2024 में। और हरियाणा के गवर्नर आपको पता ही है बंडारू दत्तात्रेय जी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी। यहाँ पे आपको मिलेगा एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क जो है हमारे पास, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और कालेसर नेशनल पार्क भी मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं 1 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन। वो क्या था यहाँ पे देख सकते हैं, इन विच टाइप ऑफ बैंकिंग ऑल दी ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल ब्रांच। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका आंसर जो है वो आपको पिछले क्वेश्चन में मिल जाएगा जो हमने कल किया था। आंसर क्या था इसका? यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग होगा, क्योंकि ये यूनिट बैंकिंग सिस्टम जो है वो USA की तरफ से स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब है कि बैंकिंग जो है जहाँ पे लिमिटेड एरिया होगा, छोटा एरिया होगा, वहाँ पे इसको किया जाएगा, जहाँ पे जनरली उस बैंक की एक ही ब्रांच होगी या फिर कुछ ब्रांचेज होंगी उसी एरिया में। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि बैंक जो है वो छोटे होते हैं, तो डिसीजन लेना जो है वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जल्दी जल्दी में डिसीजन ले सकते हो, फास्ट डिसीजन ले सकते हो इसके अंदर, क्योंकि बैंक का साइज छोटा होता है। तो पावर भी जो है वो जनरली क्या होती है? ज़्यादा होती है, जल्दी जल्दी में आप इंजॉय कर सकते हो। लेकिन इसका एक नुकसान है कि कल को अगर नुकसान होगा तो इसको आप मतलब बांट नहीं पाओगे किसी और ब्रांच के साथ। मतलब किसी ब्रांच को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, तो अदरवाइज ये बराबर हो जाता है। लेकिन एक ही ब्रांच है तो इसका मतलब नुकसान हो गया तो आपको खतरा है इसके अंदर, तो ये मतलब आपको इसमें होगा भी। लेकिन जनरली जो रीजनल रूरल बैंक हैं वो ऐसे यूनिट बैंकिंग की तरह काम करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? व्हेन ए बैंक इन्वेस्ट मनी मोस्टली इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी, देन उसको कौन सी बैंकिंग कहा जाता है? तो फटाफट मुझे बताएंगे। जब बैंक जो है वो सरकारी बॉन्ड्स के ऊपर पैसा लगाती है या सिक्योरिटीज़ के ऊपर पैसा लगाती है, उसको कौन सी बैंकिंग कहा जाता है? मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।